चलो यहाँ एक सवाल लिखो अब। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव तो बता दिया था कल। चलो यहाँ से एक फोर्स देखो। यहाँ देखो बेटा, एक फोर्स लग रहा है किसी पार्टिकल के ऊपर। ये दे रखा है 3x² i कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, ये बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? अरे इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, सवाल ये नहीं है कंजर्वेटिव के लिए। सवाल पहले ये बताओ कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? ओहो बस करो। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि जब दो वेरिएबल हो एक्स और वाई तो उसके लिए क्या करेंगे कि जब एक्स कंपोनेंट होगा उसको वाई वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो वाई कंपोनेंट होगा उसको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, यही करेंगे। क्या एक बार डिफरेंशिएट करके देखो दोनों जीरो होगा? अरे हाँ है ना। एक्स कंपोनेंट को अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें क्या जीरो आएगा? वाई कंपोनेंट करे एक्स के रिस्पेक्ट में वो भी जीरो। ये कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव। अब एक बात देखो, एक केस में पार्टिकल को जो मूव कराया गया है वो कराया गया है 0,0 से लेकर के 2,2 तक कराया गया है। ठीक है, जो पाथ है पहले, अब एक बात देखो, पहले केस में पहले पार्टिकल को 0,0 से लेकर के 1,1 तक मूव कराया गया है, और उसके बाद 1,1 से लेकर के पार्टिकल को 2,2 तक मूव कराया गया। ठीक है भाई, पहले एक बार देखो, एक केस में जो पार्टिकल को जो मूव कराया गया है वो 0,0 से लेकर के 1,1 फिर वहां से 2,2 तक मूव कराया गया। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं पार्टिकल को 0,0 से लेकर के पहले 0,1 तक और फिर उसके बाद 2,2 तक मूव कराया गया। चलो अब यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। दोनों केस में वर्क डन कैलकुलेट करो, देखना क्या सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। पहले एक बार कैलकुलेट करो फटाफट। सवाल समझ आया? ये जो फोर्स वेक्टर दिया हुआ अपने को, पार्टिकल को अलग अलग पाथ पे मूव कराया गया। एक बार 0,0 से 1,1 फिर 2,2 तक। दूसरे केस में 0,0 से 0,1 और फिर 2,2 तक मूव कराया गया। वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है दोनों केस में। वर्क डन कैलकुलेट करना है दोनों केस में। एक बार कैलकुलेट करके देखो क्या दोनों की वैल्यू सेम आ रही है अलग आ रही है। यार ये सवाल सिंपल है बेटा, पहले वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो कैलकुलेट करना था बस वही सवाल है। ये बस दिखाना था आप लोगों को कि देखो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है सही में, बस उसी के लिए सवाल कराया गया। नहीं आया? यहां से देखो, यहां से अगर देखें एक बार देखो इधर, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। बुकलेट बेटा जो भी सवाल टॉपिक हो जाए ना वो बुकलेट में से आप लोग उसी दिन सवाल कर लिया करो, इसी कारण से ये सवाल नहीं हो रहा है। ऐसा सवाल हम लोग पहले ही कर चुके हैं। एक बार देखो एफ वेक्टर ये रहा, डी आर वेक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? क्या डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप लिख सकते हैं? यही लिखेंगे ना, डी आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं पहले ही, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ये पहले ही हम लोग लिखे हुए हैं ये चीज, वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा। अब एक बात देखो, जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके बराबर? 3x² dx प्लस ये y कंपोनेंट कितना है तो y dy, यही आएगा। अब एक बार सोचो, यहाँ पे 0,0 से 2,2 तक मूव कराया हमने। पहले एक बार देखो 0,0 से कहाँ तक मूव कराया गया? 1,1 तक, है ना। फिर उसके बाद 1,1 से 2,2 तक। जब लिमिट पुट करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि पहले जो वर्क डन आएगा W इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? तो 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y dy
अब एक बात देखो, पहले x की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1, y की लिमिट 0 से लेके 1 तक, यही आएगा। प्लस एक बार और लिमिट पुट करेंगे, कितना, 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना, y dy, और यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, 1 से लेकर के 2 तक, और इसमें भी 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक। क्लियर हुआ ये चीज? पहले ये बताओ, हमें टोटल वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है दो अलग अलग पार्ट के लिए, तो एक बार 0 से 1 पुट करो, फिर एक बार 1 से 2 तक। यहाँ पे अगर लिमिट पुट करें कितना आएगा, तो x³/3, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना, x³ और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, प्लस ये कितना आएगा y²/2 और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, प्लस फिर से ये कितना, x³ लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2 और प्लस y²/2 और लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 2 तक। क्लियर? अब एक बात देखो, इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें कितना आएगा, ये तो 1 प्लस कितना 1/2 प्लस कितना, एक बात देखो, ये 8 - 1 7 लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाँ है ना, 2³ - 1 का क्यूब, प्लस ये किसके बराबर, 4/2 यानी 2 माइनस 1/2 के बराबर, यही आएगा। इसकी सारी वैल्यू अगर ऐड करें किसके बराबर आएगा, 10 जूल के बराबर। इसी तरीके से जब आप दूसरे वाले पार्ट के लिए भी जब कैलकुलेट करोगे वर्क डन, तो वो भी कितना आएगा, 10 जूल। फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो दूसरे वाले केस के लिए भी वर्क डन जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, 10 जूल। दूसरा वाला पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो हो जाएगा, बस लिमिट पुट करनी है इसमें। एक बार 0 से कहां तक, 0 से 1 तक, सॉरी, x की लिमिट 0 से 0, y की लिमिट 0 से 1, फिर उसके बाद कहां से, x की लिमिट 0 से 2 और y की लिमिट 1 से लेकर के 2 तक। सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसमें भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन जो आएगा उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है? अब एक बात देखो, जब भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ रहे, तो उस केस में अगर हमें लिमिट ये दिया हुआ रहेगा ना, तो उसमें हम अपनी मर्जी से भी कोई भी लिमिट उसको ब्रेक कर सकते हैं। चाहे तो इसको हम 0 से 4 ले ले, फिर 4 से 2 टू 4 0, मतलब 0,0 से कोई और एक पर्टिकुलर लिमिट ले लो आप लोग कि 4,4, और फिर 4,4 से अगर 2,2 तक भी अगर ब्रेक कर लिए तो भी वर्क डन 10 जूल के बराबर ही आएगा। क्योंकि जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। अगर हम इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रख रहे हैं तो बीच में आप कोई भी पार्ट अगर ब्रेक करोगे, कोई भी लिमिट पुट करोगे, हर एक केस में वर्क डन क्या आएगा, सेम। ठीक है, चलो, पता कैसे चला कंजर्वेटिव है, उसके लिए बेटा कल का लेक्चर आपको देखना चाहिए था। यहां से देखो, जो मैंने बताया था कि x और y कंपोनेंट अगर दो वेरिएबल हो, उसके लिए मैंने क्या कंडीशन सारी बता रखी की थी कि डेल ऑफ fx अपॉन डेल ऑफ y शुड बी इक्वल्स टू डेल ऑफ y अपॉन किसके, डेल ऑफ x के। स्टार्टिंग में भी आज भी बताया था मैंने। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखो। एक ये फोर्स वेक्टर दिया हुआ है F वेक्टर इक्वल्स टू y i कैप प्लस x j कैप। ठीक है, जो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, जब पार्टिकल को हमने मूव कराया 0,0 से लेकर के 3,3 तक। एक बार देखो, जो x कंपोनेंट है उसमें पहले हम लोग जो सवाल किए हुए हैं उसमें x वेरिएबल आता था, y वाले पार्ट में y वेरिएबल आता था। इसमें मैंने बताया था स्टार्टिंग में एक फोर्स आएगा जब उल्टा रहेगा आपका, ये x कंपोनेंट में क्या आ रहा है, y, और y कंपोनेंट में x आ रहा है। ठीक है बेटा, इक्वल आ तो रहा है यार, तुम कहाँ पे हो यार? एक बार देखो, जो x कंपोनेंट हम लोग देखेंगे वो कितना 3x², जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0, जब y कंपोनेंट y है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा। इक्वल आ तो रहा है। चलो अब एक बात देखो कि इस केस में जब हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, पहले ये बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव है। यहां से देखो, जो dw इक्वल्स टू लिखेंगे वो किसके बराबर, क्या इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसके fy dy, यही आएगा। अब एक बात देखो,
एफ एक्स डी एक्स जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, यही आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई। क्या हम इसको y को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? y को क्या x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं? अरे नहीं कर सकते ना भाई। तो अब एक बात देखो, यहां से अगर देखें तो d ऑफ एक्स वाई अगर हम लोग देखते हैं x के रेस्पेक्ट में, अगर डिफरेंशिएट करें इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से, तो क्या आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू कितना डी एक्स बाई डी एक्स के बराबर, यही आएगा। यानी ये बेसिकली यहां से अगर सॉल्व करें तो कितना x डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना y के बराबर, ये किसकी वैल्यू हो गई d ऑफ एक्स वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या d ऑफ एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या x डी वाई प्लस वाई डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ है ना। दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो अब एक बात बताओ, क्या उधर साइड वाला एक्सप्रेशन अपने को यहाँ मिला हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वाई, ये आया हुआ है। इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई, हाँ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई। अब एक बात देखो कि जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये किसके बराबर एक्स के बराबर, अरे यही होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स। तो और इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं पूछूं डी रूट एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी रूट एक्स जो होता है वो भी रूट एक्स के बराबर होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी रूट एक्स जो होता है वो भी किसके बराबर, रूट एक्स के बराबर। क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वही आता है यहाँ पे, ये जो आता है इसका मतलब क्या होता है कि किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो। तो अब एक बात देखो, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर एक्स वाई, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0,0 से लेकर के कहाँ तक 3,3 तक, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 9 जूल के बराबर। क्लियर हुआ, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी 9 जूल। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ पूरा, अगर तुम्हें पता है कि इसकी जगह पे क्या लिखना है तो वो लिख सकते हो। क्लियर नहीं हुआ, क्या क्लियर नहीं हुआ ये बताओ। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ से वाई डी एक्स, ये यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को। अब एक बात देखो, मैंने यहाँ से डी ऑफ एक्स वाई अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, डी एक्स उधर भेजा हमने तो डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स के बराबर। तो मैंने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया डी ऑफ एक्स वाई, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स वाई होता है, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे तो डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो एक्स वाई के बराबर होगा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू अपनी लिमिट पुट कर दी 0,0 से कहाँ तक 3,3 तक। अब एक बात देखो, एक और फोर्स दिया हुआ अपने को एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2y कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? यार इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था यार, कैसा फोर्स लग रहा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई। चलो यहां से देखो, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या हमें पाथ देना चाहिए कि किस पाथ पे मूव करा है हमने। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, पहले केस में वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। अगर पार्टिकल को ए से लेकर के बी तक जो ले गए, वो पहले केस में हम लोग ले रहे हैं ओ से लेकर ओ बी पाथ पे ले जा रहे हैं। पहले केस में हम लोग कौन से पाथ पे, ओ बी पाथ पे ले जा रहे हैं, और दूसरे केस में ओ ए बी पाथ पे ले जा रहे हैं, ओ ए बी पाथ पे ले जा रहे हैं। दोनों में वर्क डन कैलकुलेट करना है। सवाल देखो, यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है, ओ से लेकर के बी तक मूव करा रहा है, एक बार ओ बी पाथ पे मूव करा रहे हैं और एक बार ओ ए बी पाथ पे।
हो गया। एक बार ओ बी पाथ पे ले जा रहे हैं और दूसरी बार हम लोग ओ ए बी पाथ पे। क्या दोनों में वर्क डन अलग अलग? अलग अलग ही आएगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव है, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ओ बी पाथ पे वर्क डन कितना आ रहा है? किस पे? ओ बी पाथ का इक्वेशन लिखने की जरूरत होगी। एक बार देखो, जब इंटीग्रेट कर रहे होगे तो कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन आ रहा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dy, यही एक्सप्रेशन आ रहा होगा। हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो पिछले वाले सवाल में जिस तरीके का अरेंजमेंट किया है वो हो भी नहीं सकता। ठीक है, वो सारा अरेंजमेंट जो है वो किसके लिए होता है? कंजर्वेटिव के लिए। अब एक बार देखो, जो ओबी पाथ पे ले जा रहे हैं, पहले केस में अगर हम लोग देखें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू यही आएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dy के बराबर, यही आ रहा होगा। अब एक बार देखो, जब पाथ अगर आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे ओबी जो पाथ दिया हुआ है, क्या ओबी का इक्वेशन क्या होगा ये बताओ पहले। y इक्वल्स टू एक्स, ओबी जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स। इसमें किसी को कोई डाउट? y इक्वल्स टू एक्स है तो बस क्या कर सकते हैं, ओबी पाथ का ये जो है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ किसका? इक्वेशन ऑफ लाइन ओबी। ओबी जो लाइन है उसका इक्वेशन है, तो यहां से अगर देखें तो इंटीग्रेशन ऑफ, क्या y की जगह पे x लिख सकते हैं? तो 2 इंटू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? वाई स्क्वायर डी वाई। बस लिमिट पुट करो, x की लिमिट 0 से 5, y की लिमिट 0 से लेके 5, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से लेकर के 5 और प्लस वाई क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से लेकर के कहां तक? 5 तक। अब एक बार देखो ये कितना आएगा? 25 और प्लस ये किसके बराबर? 125/3, यानी कितना आएगा ये? 200 अपॉन कितना? 3 जूल के बराबर, 200/3 जूल। क्लियर हो गया सभी को? बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई अगर इक्वल नहीं होते बेटा तो आपको इक्वेशन अगर या तो ऐसी लाइन दी हुई रहती जिसका इक्वेशन आप खुद से लिख सको, या अगर नहीं लिख सकते थे खुद से तो उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा कि अ पार्टिकल इज मूव्ड ऑन फ्रॉम ओ टू बी ऑन दिस पाथ, और उसका इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा। चलो ओ ए बी के लिए कैलकुलेट करो एक बार। हाँ, ओ ए बी के लिए अपना अप्रोच सेम रहेगा, ओ ए बी के लिए भी अपना अप्रोच सेम रहेगा। ओ ए बी पाथ के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो बेटा। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व थोड़ी है जो वर्क डन एरिया से निकाल लोगे, ये तो पाथ दिया हुआ है अपने को कि किस पाथ पे ले जा रहे हैं हम लोग। ऐसा थोड़ी ग्राफ दिख गया चलो वर्क एरिया जैसा कुछ होता है तो निकाल ही लेते हैं। हाँ, कितना? नहीं आएगा भाई, नॉन कंजर्वेटिव है, कैसे आ सकता है? तुमने तुक्का लगा दिया। हाँ, फिर कैलकुलेशन से ही 200/3 आ गया। एक बार देखो, उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले ओ से ए तक के लिए करेंगे, फिर ओ से ए के लिए जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ओ ए लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू 0, यही करेंगे ना। और जब ए बी के लिए ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू 5, तो बस फटाफट करो एक बार इक्वेशन। अब तो इक्वेशन पता है तब तो फिर कर ही सकते हैं। अभी भी एक चीज उसमें आएगा यूज, इंटीग्रेट कैसे करेंगे सोचो एक बार। लाइन का इक्वेशन तो सही है भाई, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 5 हो गया। हाँ, इसीलिए नॉन कंजर्वेटिव है, वो तो सही है। नॉन कंजर्वेटिव तो पहले ही अपन डिसाइड कर ही चुके थे। इस वाले केस में देखो y इक्वल्स टू, एक तो 0 इक्वेशन, दूसरे का x इक्वल्स टू 5 है।
नहीं आएगा ना, वो नहीं आएगा अगर इक्वेशन क्या तो आपने कराया था इक्वेशन पाथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों नहीं हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव। हाँ नॉन कंजर्वेटिव वो फ्रिक्शन का एक अगर पर्टिकुलर अगर वो केस उसी के लिए होता है। हाँ नहीं हो रहा क्या? तुमने तो आंसर भी बता दिया था। हाँ चलो देखो यार, बी वाले पार्ट के लिए अगर देखें, ओ ए बी के लिए अगर हम लोग देखें, चलो देख लेते हैं। यहां से अगर देखें तो पहले हम लोग ओ ए के लिए कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओ ए के लिए इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब एक बात देखो, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कितना कितना देख लेते हैं, ये कितना डी डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना, तो 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना एक्स स्क्वायर डी वाई के बराबर। अब एक बात सोचो, इस वाले पार्ट के लिए तो y 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया, अरे हाँ है ना। और डी वाई क्या होता है, चेंज इन y, अरे हाँ है ना, जो डी वाई होता है क्या वो चेंज इन y होता है, और डी वाई अगर y 0 है तो चेंज इन y कितना 0, अरे हाँ है ना। तो 0 तो क्या इसमें भी वर्क डन 0, तो इस ओए पाथ में कोई भी वर्क डन होगा ही नहीं। हाँ अब एक बार देखो ना, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो फोर्स लग रहा है, जो एक्स स्क्वायर जो जो लग रहा है यहाँ पे, जो फोर्स लग रहा है ये हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो सकता है ना। तो अब एक बार देखो, अगर ओ बी सॉरी ए बी पाथ के लिए अगर हम लोग देखें, ए बी पाथ के लिए अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करें, तो उसके लिए ए बी के लिए इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल्स टू 5, अरे यही आएगा ना, ए बी के लिए कितना आएगा x इक्वल्स टू 5। तो चलो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर डी वाई के बराबर, यही आएगा, हाँ है ना। क्या x कांस्टेंट, x अगर कांस्टेंट है तो क्या ये 0 होगा, अरे हाँ है ना, x अगर कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट 0, x की वैल्यू क्या इसमें कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, किसी को कोई दिक्कत इसमें, एक्स स्क्वायर अगर डी वाई है तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, वाई की लिमिट क्या 0 से लेकर के कहाँ तक 5 तक, किसके बराबर आएगा 125 जूल के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज, क्लियर हुआ। जो भी अगर ऐसा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा आपको हमेशा पाथ दिया हुआ रहेगा, पाथ दिया हुआ रहेगा उसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, जो भी पाथ एक्स वाई में रिलेशन रहेगा उसके हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेट कर लेना। क्लियर। अब जो भी वर्क डन वाला जो पार्ट है कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन हो, नॉन कंजर्वेटिव सारा निकल जाएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो एनर्जी, बेटा नॉन कंजर्वेटिव है, मैं भी यही बोल रहा हूँ पहले से। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो एनर्जी, लिख लिया सभी ने, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो एनर्जी। एक बार बुकलेट देखा है, हाँ बुकलेट की पीडीएफ अब क्यों चाहिए आप लोगों को, बुकलेट नहीं मिली क्या आप लोगों को, ये वाली नहीं मिली आप लोगों को, तुमने कहाँ से लिया, नीचे से, फिर तुम लोगों ने कहाँ से ले लिया भाई, इस पे तो तीनों ही लिखा हुआ, नीट एम्स जेई सारा लिख दिया इन्होंने। ये वाली बुकलेट की मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ये क्या हुआ, देखो यार, हाँ पीडीएफ भेज देंगे। चलो देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो एनर्जी, नेक्स्ट हेडिंग डालो एनर्जी। चलो यार अब एक बार देखो इधर, जो एनर्जी बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यही पढ़ते आ रहे हैं। अब एक बार देखो पहले इसका मतलब क्या होता है, अभी तक बस डेफिनेशन एक लाइन की है वो रटते आ रहे होंगे, यहां से देखो एक बार, जैसे मान लो
हम लोग बेसिकली अगर वर्क करने की बात कब करते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस कर पाए तो ही हम बोलते हैं कि एनर्जी है, वो वर्क कर पाते हैं। अगर हम वर्क करने की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कब बोलते हैं कि जब उसके वो को किसी भी पार्टिकल को अगर वो डिस्प्लेस कर पा रहा है तो हम बोलेंगे कि वो वर्क कर पाएगा। अगर मैं इस स्टूल को या जो भी अगर चेयर है अगर एक जगह से दूसरी जगह मैं अगर डिस्प्लेस कर पा रहा हूँ तो यानी मैं चेयर के ऊपर वर्क कर पा रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली देखो होता क्या है कि ये जो वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, जैसे मान लो अगर एक बार देखें कि सपोज अगर एक ये बॉल लिया हमने और यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉल रेस्ट पे है, अगर ये मूव करता हुआ आ रहा है यहाँ से कोई भी v वेलोसिटी से मूव करता हुआ ये आ रहा है, ठीक है। अब एक बात सोचो कि जैसे ही ये इससे कोलाइड होगा तो क्या ये जो बॉल होगा क्या इसको डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ, है ना। अगर कोलाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है जैसे ही कोलाइड होगा तो इसके पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी और ये ऑब्जेक्ट अगर जैसे ही कुछ वेलोसिटी आई तो क्या ये डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा? डिस्प्लेस होना शुरू होगा। यानी ये जो बॉल है, इस बॉल के अंदर एक कैपेसिटी है इसके ऊपर वर्क करने की, हाँ, है ना। ये जो बॉल है वो कैपेबल है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करने में। क्यों? क्योंकि ये जो बॉल है वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर पा रहा है, हाँ, है ना। यही बोलेंगे कि ये जो बॉल है वो वर्क करने में कैपेबल है और ये जो वर्क करने में कैपेबल है वो किस कारण से हुआ कि इसके पास एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, इसी के कारण से ये इसको डिस्प्लेस कर पाया। अगर ये अगर रेस्ट पे रहता तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाता क्या? नहीं कर पाता। यानी एक बात सोचो कि इसके पास जो वेलोसिटी आई है, इस कारण से वो इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर पा रहा है और अगर इस वेलोसिटी के कारण इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्योंकि इसके अंदर हम कैसे बोल रहे हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क जो अगर हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कहलाता है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसके ऊपर वर्क करने की कैपेसिटी कैसे आई है? तो वो इसकी वेलोसिटी के कारण आई है। हाँ, है ना? तो इसकी वेलोसिटी के कारण आई है तो हम इसको बोलेंगे कि इसके पास कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक और चीज देखते हैं कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट को या एक बॉल को अगर हम लोग किसी हाइट से अगर रिलीज करते हैं, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, अगर ये बॉल कुछ h हाइट से हमने रिलीज कर दिया इसको, तो क्या जैसे ही इस पे कोलाइड होगा क्या ये बॉल आगे की तरफ मूव करना शुरू होगा? हाँ ना, आगे की तरफ मूव करना शुरू होगा। ये जो बॉल ये इसके ऊपर क्या वर्क कर पा रहा है? हाँ, है ना, इसके ऊपर वर्क कर पा रहा है। क्यों वर्क किया इसने? क्योंकि ये कुछ हाइट से रिलीज किया था हमने, हाँ, है ना। अगर वही बॉल अगर यहाँ पे होता तो फिर इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती इसको आगे डिस्प्लेस करने की। यानी अगर ये बॉल यहाँ पे अगर है तो इसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होगी कि इसके ऊपर वर्क कर पाए, लेकिन जब ये बॉल यहाँ पे था तो इसके अंदर कैपेसिटी है कि इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉल को डिस्प्लेस कर पाए या इस बॉल को डिस्प्लेस कर पाए, यानी इस बॉल के ऊपर वर्क कर सकता है। तो ये भी एक कैपेसिटी है इसके अंदर वर्क करने की, यानी हम क्या बोलेंगे कि उसके पास भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस कारण से? वेलोसिटी के कारण। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसके कारण है? हाइट के कारण, पोजीशन के कारण बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग जो बोलते हैं उसको काइनेटिक और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल। बेसिकली हम लोग जब भी अगर वर्क करते हैं ना तो वर्क करने का मतलब ही होता है कि हम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जैसे एक बार सोचो कि मान लो अगर हमने खाना पीना खा लिया, अगर हमारे अंदर एनर्जी है वर्क करने की, अगर एक ही काम को दिया जाए, जैसे मान लो मैं बोलूं कि इस चेयर को एक यहाँ से डिस्प्लेस करके उस पोजीशन तक ले जाओ, फिर लगातार अगर यही करते जाओगे तो क्या धीरे धीरे एक समय आएगा कि जब उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उस चेयर को अब फर्दर डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, ये चीज रहेगा, हाँ ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे हम लोगों ने खाना पीना जो भी खाया तो उससे जो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर थी, तो जब हम चेयर को एक जगह से दूसरी जगह अगर डिस्प्लेस करते जा रहे हैं तो हम अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? उस चेयर को। जैसे धीरे धीरे अगर लगातार ये करते जा रहे हैं तो एक समय आएगा जिसके बाद हमारी एनर्जी जो सारी रहेगी हम उस चेयर को ट्रांसफर कर चुके रहेंगे और उसके बाद हम फर्दर जो है हम उसको और एनर्जी देने लायक नहीं बनेंगे। तो जब भी वर्क होता है तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी हमारा क्या होगा बेसिकली कि कैपेसिटी टू डू वर्क, वो किस कारण से हो सकता है? अगर वो वेलोसिटी के कारण आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अगर पोजीशन के कारण आ रहा है या कॉन्फ़िगरेशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण क्या आएगा? जैसे मान लो अगर एक स्प्रिंग के केस में अगर हम लोग देखें, ये स्प्रिंग जब इसकी नेचुरल लेंथ पे है तो क्या ये इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर पाएगा क्या?
अगर ये स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ पे है तो क्या ये इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी नहीं है इसको डिस्प्लेस करने की या वर्क करने की। लेकिन जैसे ही मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, या तो चाहे एलोंगेशन लाया या फिर कंप्रेशन लाया इसमें, वैसे ही क्या इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कर सकता है? यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, और वो किस कारण से आई है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया हमने। तो अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन अगर के चेंज होने के कारण अगर जो एनर्जी आ रही है, या पोजीशन के कारण अगर चेंज होने के कारण अगर एनर्जी है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। और अगर वेलोसिटी के कारण आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। वैसे होने के लिए और भी अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, या हीट हो गया वो भी एनर्जी होगा। लेकिन अभी जो पढ़ना है हमें बेसिकली वो किसके कारण, कौन कौन सी एनर्जी पढ़ना है? ये काइनेटिक और पोटेंशियल, यही दोनों। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे उसको। ठीक है भाई, चलो लिखो अब इसके बारे में, एनर्जी के बारे में पहले लिख लो। जो वर्क, जो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लोग देखेंगे ना, उस समय आएगा कि टोटल वर्क डन जो आता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। चलो लिखो इसके बारे में, एनर्जी हेडिंग डालो, लिख लो। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी two forms of energy. We have to study two forms of energy. फर्स्ट लिखना काइनेटिक एनर्जी, और सेकंड लिखना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लिख लो, इफ अ बॉडी, if a body has capacity to do work, if a body has capacity to do work due to its position, due to its position or change in configuration, due to its position or change in configuration, then that energy will be called potential energy. Then that energy will be called potential energy. काइनेटिक एनर्जी में लिख लो एक लाइन, if a body has capacity to do work, if a body has capacity to do work due to its velocity, due to its velocity, due to its velocity, then that energy will be called kinetic energy. Then that energy will be called kinetic energy. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग डालो, पोटेंशियल एनर्जी। चलो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स अब ध्यान से सुनना, कि जैसे जब भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो किसी सिंगल पार्टिकल के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमेशा डिफाइन किसके लिए होगा? एक सिस्टम के लिए डिफाइन होगा। ठीक है, जिसमें जैसे मान लो हो सकता है दो ब्लॉक हो या दो से ज्यादा मासेज हो, लेकिन जब भी डिफाइन होगा अगर पोटेंशियल एनर्जी, तो वो किसके लिए डिफाइन होता है? एक सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। जैसे रफली अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एम मास, यही बोल लेते हैं कि अगर अर्थ सरफेस से अगर h हाइट पे है तो इसके पास कितनी एनर्जी बोल देते हैं हम लोग? mgh के बराबर बोल देते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यही आता है। लेकिन एक बात सोचो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होगा वो किसी एक सिंगल ब्लॉक के लिए डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो एक्चुअल में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है वो इस ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की होती है। ये जो होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी की, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो बात करते हैं, वो बेसिकली किसके लिए होता है?
तो इस ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो mgh हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये हम लोग रफली ऐसा बोल देते हैं कि यार इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लेकिन ये गलत होता है। जब भी डिफाइन होगा वो किसके लिए डिफाइन होगा, एक पूरे सिस्टम के लिए। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन भी करते हैं वो किसके लिए होता है बेसिकली, तो इस ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग देखें तो अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम की अगर जब बात करते हैं, सपोज ये स्प्रिंग है, यहाँ से नेचुरल लेंथ से अगर कुछ एलोंगेशन है इसके अंदर, तो हम क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ये भी गलत होता है। ये बेसिकली जो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं वो किसके लिए होता है, तो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए होता है। वो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसका होता है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब भी डिफाइन होगा हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन होगा, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होगा, या कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। एक पॉइंट लिख लो इसमें, पोटेंशियल एनर्जी हेडिंग डाल लेना, उसमें लिखना पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, फॉर a system of particles. It cannot be defined for, it cannot be defined for, it cannot be defined for a single particle. It cannot be defined for a system, sorry, a single particle. उसके बाद लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, gravitational potential energy is defined for earth plus block system, earth plus block system, earth plus block system. Similarly potential energy, similarly potential energy will be defined for, will be defined for spring plus block system, spring plus block system, not only for spring, not only for spring. चलो ये कैसी क्वांटिटी होगी, एनर्जी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, या फिर जीरो भी हो सकता है। तो लिखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी and it may be negative, positive or zero. It may be negative, positive or zero. अब एक बात देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी जब भी अगर हम लोग डिफाइन करेंगे किसी भी सिस्टम का, तो हमेशा कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेना रहता है। सबसे पहले जब भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी डिफाइन करना है तो एक ना एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग जरूर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है, जैसे अगर ग्रेविटेशन अगर देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें, या जैसे मान लो अर्थ सरफेस से अगर कोई भी ब्लॉक अगर देखे, तो स्मॉल एम मास अगर यहाँ पे है कुछ h हाइट पे अगर, तो हम लोग बेसिकली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिफाइन करते रहते हैं, mgh के बराबर। तो वो जो mgh होता है वो डिफाइन हम लोग जो करते हैं वो इस लेवल पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लेते हैं, जीरो। अगर मान लो ये h1 हाइट है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh1 के बराबर, यही होता है। तो हमेशा यहाँ से देखो ये mgh1 तब होता है जब u इक्वल टू जीरो आप यहाँ पे ले रहे हो। बेसिकली अगर मान लो यहाँ से अगर देखें, अगर किसी ने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो उस केस में अगर रेफरेंस पॉइंट अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो उसके रेस्पेक्ट में इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन के कारण अगर जो एनर्जी स्टोर हो रही है या उसके अंदर जो कैपेसिटी है वर्क करने की, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब एक बात सोचो, अगर यहाँ से अगर एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है और एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, जब ये स्मॉल एम मास यहाँ पे आकर के कोलाइड होगा और एक बार यहाँ पे आकर के कोलाइड होगा, किस पे ज्यादा वर्क करने की कैपेसिटी है, नीचे वाले पे, नीचे वाले पे ज्यादा वर्क करने की कैपेसिटी। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं
कि इसके रेस्पेक्ट में इसके पास ज्यादा एनर्जी और इसके रेस्पेक्ट में इसके पास कम एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है ये? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा एक न एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग जरूर लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं वो बताएगा कि उसके पास या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के पास ज्यादा एनर्जी है या फिर कम एनर्जी है। जैसे अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके अंदर कम पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, और बिना रेफरेंस पॉइंट के हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। और बेसिकली क्या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम किसी सिस्टम की डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यहां से अगर एक बात सोचो, अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफाइन हो रहा होता तो क्या ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता? अगर मान लो अगर मैं बोलूं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर जो भी अमाउंट है या जो भी, अगर मान लो किसी के पास 100 रुपया है या 100 रुपया, या फिर ऐसे देख लो कि किसी के अगर एग्जाम में अगर मार्क्स मान लो 220 या 240 है, तो वो उसका एब्सोल्यूट हुआ, वो डिपेंड नहीं कर रहा है कि रेफरेंस कितना है वो, ठीक है। लेकिन वही अगर रिलेटिव बात करें कि किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो हो सकता है वो कम या ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ से एब्सोल्यूट अगर इसके पास अगर एनर्जी होती तो वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसके पास हम बोलते कि हाँ यार इसके पास 100 जूल एनर्जी है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि हमने इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी और इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो कम। यानी ये किस बात पर डिपेंड करेगा? रेफरेंस पॉइंट कितना है, कहाँ पे है। क्लियर? लिख लो इसके बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक मिनट ऐसे लिखो, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी we always have to take, to define potential energy we always have to take a reference point, we always have to take reference point। अब एक और बात देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, या एक और चीज लिख लो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी डिफाइंड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी cannot be defined for a system, absolute potential energy cannot be defined for a system। चलो अब एक बात देखो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये हमेशा कैसे फील्ड के लिए डिफाइंड होगा? तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये कैसे फोर्स के लिए डिफाइन होता है? तो जहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहां पे हमेशा क्या होगा कि उसके लिए एक पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जरूर डिफाइंड होता है। जब भी अगर कंजर्वेटिव फोर्स का अगर जो भी अपना फील्ड हो तो उस केस में ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइन करते हैं। और ये जो डिफाइन करते हैं वो किसके बराबर होता है? तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है जो भी सिस्टम का, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। तो वो किसके बराबर होता है? तो डी यू इक्वल्स टू जो होता है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई किसके होता है? डी यू इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किसके बराबर? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई किसके? कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, यहां से अगर देखें तो माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं? एफ सी जो भी कंजर्वेटिव फोर्स डॉट क्या लिख सकते हैं? डी आर के बराबर। डी यू इक्वल्स टू किसके बराबर? डी यू इक्वल्स टू जो डिफाइन करते हैं हम लोग किसके बराबर? तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर। और वर्क डन अगर मान लेते हैं कि कोई भी एक एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसके द्वारा जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर? एफ सी डॉट डी आर। तो लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड, potential energy is always defined for conservative force, for conservative force। उसके बाद लिख लो कि du इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dw से। मैथमेटिकली लिख लो, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज du इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का। अब एक बात देखो, ये हमने लिख लिया है कि डी यू इक्वल्स टू क्या लिखा है कि माइनस ऑफ एफ सी डॉट डी आर, यही लिखा है। अब एक बात सोचो कि अगर इसके द्वारा जो वर्क डन, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन अगर पॉजिटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है अगर वो पॉजिटिव है,
वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो आ रहा है अगर वो पॉजिटिव है तो क्या डी यू की वैल्यू नेगेटिव, हाँ है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो उस केस में डी यू कैसा आएगा, नेगेटिव। डी यू क्या आएगा, नेगेटिव। और डी यू की वैल्यू जो आएगी वो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू नेगेटिव, हाँ है ना। डी यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस ऑफ यू वाई। डी यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, यू एफ माइनस कितना, यू वाई, और इक्वल्स टू क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये यू एफ माइनस यू वाई नेगेटिव है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, हाँ है ना। अगर यू एफ माइनस यू वाई अगर नेगेटिव है यानी हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू किसके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम लोग एक बात देखें कि जैसे इस केस में अगर देखें, यहां से अगर स्मॉल एम मास अगर हम लोग ले रहे हैं, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ अगर जा रहा है, तो क्या इसके द्वारा जो वर्क डन होगा mg के द्वारा क्या पॉजिटिव, mg के द्वारा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और जो mg जो है वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। और जब कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा है तो ये इसके द्वारा वर्क डन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या इसकी जैसे जैसे नीचे आएगा क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर एक और देखे जैसे स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल ले ले, ये सपोज इसकी ये अगर देख रहे हैं कि अगर ये इसकी नेचुरल लेंथ ये रही, ठीक है, यहां से एलोंगेशन है, जैसे जैसे ये ब्लॉक अगर इधर की तरफ आएगा क्या स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या पॉजिटिव होगा। एक बार देखो जब ये अगर इस एलोंगेशन वाले पोजीशन से अगर ये इधर की तरफ आएगा तो क्या इसके ऊपर वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो क्या एक बार देखो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक जो सिस्टम ले रहे हैं क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब भी अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर कंजर्वेटिव फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तभी वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो अगर उसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। चलो लिखो इसके बारे में, इफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव then potential energy of the system will decrease, then potential energy of the system will decrease। ये लिख लो du equals to minus of fc dot dr। एक बात देखो जो हमने जो वर्क डन जो लिया था ना डी यू इक्वल्स टू जो हम लोग माइनस ऑफ डी डब्ल्यू सी जो लेते हैं, जब भी अगर हम पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन करेंगे तो हमेशा जब लोग जो पार्टिकल या जो भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको स्लोली हम लोग चेंज करते हैं, उसको स्लोली अगर हम लोग मूव कराते हैं, ठीक है। जैसे होगा क्या कि जब भी अगर सपोज वर्क डन जो यहाँ पे जो हम कैलकुलेट करेंगे उस केस में जो भी जो ब्लॉक को जो मूव कराएंगे वो क्या कराएंगे, स्लोली मूव कराएंगे। क्यों मूव कराते हैं, क्योंकि एक बात सोचो, अगर हम लोग यहाँ से देखें या फिर यही वाला एग्जांपल देखें कि अगर स्मॉल एम मास अगर हम लोग यहाँ से अगर इस वाले पॉइंट तक अगर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं तो क्या हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हाँ ना। अगर एक बार सोचो mg जो फोर्स लग रहा होगा अगर केवल mg के अकॉर्डिंग अगर मूव करेगा तो क्या इसके ऊपर mg वर्क कर रहा है, और mg वर्क करेगा तो मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो बेसिकली हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब वो एनर्जी हो सकता है किसके बराबर, किसके फॉर्म में चला जाए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चला जाए, या फिर हो सकता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी चला जाए। तो अब एक बात देखो जो भी हम वर्क कर रहे हैं अगर जो भी वर्क करेंगे तो उससे दो फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाएगा, या तो पोटेंशियल या काइनेटिक या दोनों में, यही होगा। अगर जब भी वर्क करें किसी भी पार्टिकल के ऊपर तो हो सकता है कि वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी चला जाए या पोटेंशियल या फिर दोनों के फॉर्म में। अगर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि टोटल वर्क डन जो आए उसी को अगर हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो क्या हमारे द्वारा सारा का सारा जो वर्क डन होना चाहिए वो इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाना चाहिए, सारा का सारा जो वर्क डन है वो किसके फॉर्म में जाना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो कब जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी की या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी रहे, हमेशा जीरो।
तभी तो हम ये बोल पाएंगे कि सारा का सारा जो वर्क डन है वो किसके फॉर्म में गया, पोटेंशियल एनर्जी के, और तभी हम वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये चीज क्लियर हुआ? अब एक बात देखो, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे उस केस में हमेशा हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि पार्टिकल जिसको मूव कराएंगे वो कैसे मूव कराना है, उसको स्लोली मूव कराना है, ताकि जो भी हम वर्क करें वो किसके फॉर्म में चला जाए, पोटेंशियल एनर्जी। और आगे चल के जैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी जब डिफाइन करेंगे तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो पार्टिकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है या पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा क्या हो कि जितना वर्क करे उससे क्या चेंज हो, उसकी वेलोसिटी चेंज हो। और सारा का सारा अगर वर्क डन किसके क्या चेंज करने में चला गया, वेलोसिटी चेंज करने में, तो हम उस समय बोल देंगे कि सारा का सारा जो वर्क डन हुआ वो किसके फॉर्म में गया, काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आगे चल के अगर डिफाइन करेंगे तो जो सिस्टम को मूव कराएंगे वो कैसे मूव कराएंगे, स्लोली मूव कराएंगे। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, whenever potential energy is defined, whenever potential energy is defined, then system is moved, then system is moved very slowly, then system is moved very slowly। चलो अब यहां से देखो, मान लेते हैं कि कोई भी एक यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स इधर के डायरेक्शन में लग रहा है और पार्टिकल जो है वो यहां से लेकर के इस वाले पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ। यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U, और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U प्लस du के बराबर। पार्टिकल पे कोई भी एक पार्टिकल है, इसके ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स इधर के डायरेक्शन में लग रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U। जैसे ही वो ds डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ तो वो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U प्लस du के बराबर। अब एक बात देखो, क्या du इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं क्या, माइनस ऑफ fc डॉट dr के बराबर, सॉरी fc डॉट ds वेक्टर, ये चीज लिख सकते हैं, fc डॉट क्या लिख सकते हैं, ds। अब यहां से देखो तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे इसको, f इंटू ds cos थीटा के बराबर। क्या ये चीजें क्लियर, f डॉट ds है इनके बीच का एंगल कितना, थीटा, तो क्या लिखेंगे कि du इक्वल्स टू माइनस ऑफ f इंटू ds cos थीटा। और अगर ds cos थीटा की जब बात करेंगे तो क्या ds cos थीटा जो आएगा वो इस डिस्प्लेसमेंट का इधर के डायरेक्शन में कंपोनेंट, जो ds cos थीटा आएगा वो क्या होगा, तो बेसिकली इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। तो ये हम लोग कैसे डिफाइन कर लेते हैं, मान लो इसको हमने नाम दे दिया dr का, क्या ले लिया इसको, dr। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि du इक्वल्स टू माइनस ऑफ f इंटू dr, यही लिख सकते हैं, माइनस ऑफ f इंटू dr। और ये बेसिकली dr है क्या, तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, along the force, component of displacement along force, along force। यानी du जो आएगा, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, तो नेगेटिव ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किसके अलोंग, फोर्स के अलोंग। तो हम अगर f की वैल्यू कैलकुलेट करें तो f को क्या लिख सकते हैं, f इक्वल्स टू क्या, माइनस ऑफ du बाई डी आर लिख सकते हैं इसको, F इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ du अपॉन कितना, dr के बराबर। अब एक बात देखो, अगर मुझे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स देखना हो, यानी x के डायरेक्शन में अगर देखना हो, fx को क्या लिखना चाहिए, क्या माइनस ऑफ डेल u अपॉन कितना, क्या डेल x लिख दो, हाँ है ना। एक बार सोचो, जो फोर्स का हम लोग जो du डिफाइन कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि फोर्स इनटू, जो फोर्स अपने पास जो भी डायरेक्शन में इनटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट किसके अलोंग, x, जो इस फोर्स के अलोंग। अब यहां से अगर हम लोग फोर्स का अगर x कंपोनेंट अगर देखें, यानी जो फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें कौन से कंपोनेंट को देखने की जरूरत है, केवल x वाले कंपोनेंट को, वही देखना है केवल। fx अगर x डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो हम du अपॉन कितना लिखेंगे, सिर्फ x डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यही लिखेंगे। और हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग कौन सा साइन यूज कर लेंगे, डेल वाला, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला। तो वैसे ही एफ वाई इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या माइनस ऑफ डेल यू अपॉन कितना, डेल वाई। और एफ जेड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ डेल यू अपॉन कितना,
डेल जेड के बराबर। क्लियर हुआ ये चीज? हम लोग जो फोर्स डिफाइन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन कितना, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब एक्स कंपोनेंट लेंगे तो किसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट, एक्स के अलोंग, तो कितना डेल एक्स। जब वाई की बात करेंगे तो कितना डेल वाई। और जेड के अलोंग अगर देखेंगे तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट देखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, डेल जेड, जो जेड के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से अगर हम लोग फोर्स वेक्टर लिखे तो फोर्स वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये हमारा कौन सा हो गया फोर्स वेक्टर एफ। और यही इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू, एफ वेक्टर जो होगा इसको हम क्या लिखेंगे, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट ऑफ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो हमारा कौन सा होगा, तो ग्रेडियंट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा उसी को हम लोग क्या लिखेंगे फोर्स वेक्टर। वो जो डेल यू बाई डेल एक्स वही अपने पास डॉट प्रोडक्ट जो आएगा तो वो अपने पास क्या से देखेंगे कि डेल ऑफ यू, जो डेल ऑपरेटर कल देखा था अपन ने, तो डेल इंटू यू जो आता है माइनस ऑफ डेल इंटू यू, यही हमारा क्या होगा, तो एफ वेक्टर की वैल्यू होगी। ये जो हमारा डेल ऑपरेटर कल हमने देखा था, डेल ऑपरेटर उसकी वैल्यू क्या आई थी, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। तो वही जो आएगा नेगेटिव ऑफ, ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो फोर्स वेक्टर जो डिफाइन करेंगे, ये फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स होगा ये, कंजर्वेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ठीक है, अब एक और बात देखो, जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि अगर सपोज पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया हुआ है कि u की वैल्यू दे रखी है सपोज 4x² yz, ठीक है। यहां से अगर देखेंगे कि हमें फोर्स वेक्टर कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप और माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड के कैप। अब यहां से देखेंगे तो इसकी वैल्यू बताओ कितना आएगा, ये माइनस ऑफ कितना आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या, 8xyz के बराबर, हाँ है ना, अरे यही आएगा ना 8xyz आई कैप माइनस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कितना 4x² j कैप और के z के रेस्पेक्ट में तो माइनस ऑफ 4x² y k कैप। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें दिया हुआ है फोर्स वेक्टर निकालना हो तो सिंपली क्या करना है कि x y z के रेस्पेक्ट में वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। चलो लिखो अब, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टेबिलिटी, नेक्स्ट हेडिंग डालो स्टेबिलिटी। हाँ स्टेबिलिटी, या ऐसे लिख लो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लो, स्टेबिलिटी छोड़ के टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम लिख लो। अब एक बात देखो, इक्विलिब्रियम में जो अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल कब कहलाएगा, जब हमारा एफ नेट 0 होता है, यही होता है। जब भी अगर नेट फोर्स पार्टिकल के ऊपर 0 हो तो हमारा बॉडी किस में कहलाएगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हमें आगे चल के हम लोग देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम की भी, लेकिन अभी हमें कौन से इक्विलिब्रियम की बात करनी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। तो क्या कंडीशन है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। अभी एक बात देखो, अगर हम लोग ये एक बाउल वाला केस देखें, यहां से देखते हैं, अगर मान लो कि अगर एक बॉल जो है वो यहाँ पे अगर रखा हुआ है, एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है और एक दूसरा बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, क्या ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, अगर एक बॉल यहाँ पे वहां पे और वहां पे, क्या तीनों केस में जो बॉल है वो क्या इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स क्या होना चाहिए भाई, 0। नेट फोर्स देखे तो इसके ऊपर एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। इस वाले केस में देखें तो ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे mg लग रहा होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल और नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ठीक है। तीनों केस में हमारा नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब एक बात सोचो कि जैसे मान लो अगर इस बॉल को मैंने इधर की तरफ डिस्प्लेस कर लिया और डिस्प्लेस करने के बाद अगर रिलीज करो, क्या बॉल फिर से यहीं पे आकर के रुकेगा, यहीं पे आकर, अगर इस केस में देखें तो जैसे ही अगर आप बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो क्या ये वापस लौट के आएगा,
और इस केस में हम चाहे अगर डिस्प्लेस कर दे तो ये अपना चुपचाप मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जो तीसरा केस है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बेसिकली है क्या कि अगर पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आप डिस्प्लेस कर दो और फिर से अगर पार्टिकल उसी पोजीशन पे वापस अगर आ रहा है तो उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। अगर वापस लौट के नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। और ये केस तो अपना कैसा है कि न्यूट्रल है, ना तो ये स्टेबल वाले केस में आ रहा है और ना ही अनस्टेबल वाले केस में। नहीं, स्टेबल क्यों बोलोगे, स्टेबल के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए। देखो अनस्टेबल के लिए यहां से देख रहे हैं तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। वहां पे उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में फर्क आ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। अब एक बात देखो, अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर्व के थ्रू अगर देखें, बेसिकली हर एक सिस्टम जो चाहता है वो यही चाहता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वो अचीव कर ले, ठीक है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जब उस सिस्टम के अंदर होगा तो वो सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। अब एक बात देखते, तो पिछले वाले केस में अगर देखें, एक बात देखो, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसके पास थी, क्या इसके पास है, हाँ ना, इसके पास जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इसी के पास है, तो स्टेबल ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, स्टेबल। अब हम इसके लिए कंडीशन कैलकुलेट करते हैं कि कैसे, अगर पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ वगैरह दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है। यहां से देखो u और x का कर्व ले लिया अपन, u और x का कर्व लिया अपन। जो कर्व ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके का कर्व दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ठीक है। अब एक बार बताओ, हमने ये चीज देख लिया कि जब अगर सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, स्टेबल। और अगर मैक्सिमम हुई तो ये हमारा कौन सा होगा, ये स्टेबल, और ये वाला। अब एक बात देखते हैं, इस वाले पॉइंट के लिए हम लोग कंडीशन निकालते हैं हम लोग कि क्या कंडीशन होगी। ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट कौन सा, सी, ठीक है भाई। अब एक बात सोचो कि क्या यहाँ पे जो मैक्सिमम जहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, क्या यहाँ पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है क्या वो जीरो, हाँ है ना, जो टेंजेंट का स्लोप है वो जीरो। यहाँ पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो, और यहाँ पे भी टेंजेंट का स्लोप जीरो। तो हम लोग जो तीन इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, एक स्टेबल, दूसरा अनस्टेबल, और तीसरा हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रल। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो पहले जो भी कंडीशन आती जा रही है वो हम लोग देखते जाते हैं। यहाँ पे पहले ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U क्या होगी, मिनिमम। U क्या होगी, यहाँ पे U, और यहाँ पे U कैसा होगा, तो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब एक बात देखो, यहां से अगर देखे, क्या F इक्वल्स टू क्या होगा, F इक्वल्स टू क्या, माइनस ऑफ डेल U बाई डेल आर, हाँ है ना। F इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस ऑफ डेल U बाई डेल आर, अरे यही होता है ना, अभी अपन ने कैलकुलेट किया, माइनस ऑफ डेल U बाई डेल आर। तो बेसिकली है क्या, पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप, पोटेंशियल एनर्जी का ये क्या है, स्लोप होगा। इस वाले पॉइंट पे अगर कहाँ पे, ये जो मैक्सिमा है यानी अनस्टेबल है, उस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप कितना, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप कितना, जीरो। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू जीरो, और डेल U बाई डेल आर जो आएगा वो भी किसके बराबर, जीरो। अगर एक बात करें, क्या स्टेबल वाले केस में भी यही केस आएगा, क्या स्टेबल वाले केस में भी क्या सेम कंडीशन आएगी कि नेट फोर्स F जीरो होना चाहिए और स्लोप जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। F इक्वल्स टू जीरो, और डेल U बाई डेल आर जो आएगा वो भी किसके बराबर, जीरो के बराबर। इस वाले केस में बोलो कितना, क्या F इस वाले केस के लिए भी जीरो और डेल U बाई डेल आर इसके लिए भी जीरो, अरे हाँ है ना। तीनों केस में अपने पास क्या है, सेम कंडीशन है। मैक्सिमम वैल्यू पे अनस्टेबल बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे बेटा अनस्टेबल है। ये जो पॉइंट है अगर देखे, स्टेबल वो कौन से पॉइंट पे है, बी पे,
अनस्टेबल ए पे और न्यूट्रल जो है वो सी वाले पॉइंट पे है। अब एक बार देखो, तीनों के लिए हमने देख लिया कि स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल, तीनों तरह के इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन सेम ही आ रही है। तो हमें अगर फाइंड करना हो तो कुछ ना कुछ तो इनके बीच में डिफरेंस तो होगा। तो अगर हम लोग इनके आसपास वाले पॉइंट्स अगर हम लोग कंसिडर करें, आसपास वाले पॉइंट, जैसे मान लो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ पे जो स्लोप है ये मान लिया हमने θ1, और इस वाले पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप देखें तो कितना आ रहा है θ2। अब एक बार सोचो, जो मैक्सिमा है यानी अनस्टेबल जो इक्विलिब्रियम केस आ रहा है, उस केस में जो स्लोप है वो स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, हाँ ना। जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि d2u बाई dr2, ये d2u बाई dr2 बेसिकली है क्या, तो du बाई d ऑफ du बाई dr अपॉन dr, क्या यही होता है, हाँ ना। d2u बाई dr2 जो है, क्या इसको हम ये चीज लिख सकते हैं, d ऑफ du बाई dr अपॉन dr लिख सकते हैं। तो du बाई dr हमें क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्टेंस। तो अगर हमें अगर d2u बाई dr2 आ रहा है तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आएगा, क्या ये हमारा स्लोप होता है, पहले ये बताओ, हाँ है ना। अरे dy बाई dx क्या होता है, y और x जो कर्व होता है उसका स्लोप, dy बाई dx जो होता है वो क्या होता है बेसिकली, y और x का जो कर्व होता है उसका स्लोप होता है। अगर मैंने d2u बाई d2y बाई dx2 अगर लिखा तो ये क्या होगा, d2y बाई dx2 को मैं ऐसे लिखूंगा। अब एक बात सोचो, जो यहाँ पे है तो उसके चेंज होने का रेट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो फिर जब यहाँ पे है तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप होगा तो सोचो, अगर इस वाले केस में देखे तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव से कैसा हो रहा है, तो d2u बाई डी सॉरी d2u बाई dr2 जो होगा वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, अरे हाँ है ना। जो ये जो क्वांटिटी है, ये जो स्लोप है वो पॉजिटिव से पहले जीरो हुआ, जीरो से फिर नेगेटिव हुआ, तो उसके चेंज होने का रेट कैसा होगा, नेगेटिव, उसके चेंज होने का रेट कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब एक बात सोचो, अनस्टेबल वाले केस के लिए क्या d2u बाई dr2 क्या लेस देन जीरो होना चाहिए, हाँ ना, d2u बाई dr2 क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब इस वाले केस पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा टेंजेंट, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये कितना थीटा, या इसको लिख लेते हैं θ3, और इस वाले केस में कितना θ4। अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्लोप कैसा हो रहा है, नेगेटिव से कैसा पॉजिटिव, स्लोप कैसा हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप जो आएगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी d2u बाई dr2 जो होगा वो इसके लिए क्या होगा, तो ग्रेटर देन जीरो। और इस वाले केस में पहले भी स्लोप जीरो, बाद में भी स्लोप जीरो, यानी इस केस में अगर देखें तो क्या d2u बाई dr2 जो होगा वो किसके बराबर, d2u बाई dr2 किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्लियर हुआ। तो हमारा ये कंडीशन हुआ है, यहां से अगर देखे तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो उसके लिए तो पहले ये सारे के लिए सेम है कि du बाई dr या del u बाई del r क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो d2u बाई dr2 ग्रेटर देन जीरो, अनस्टेबल के लिए लेस देन जीरो, और उसके लिए d2u बाई dr2 क्या होगा, जीरो के बराबर। कल इस पे क्वेश्चन कर लेंगे। u मैक्सिमम होगा अनस्टेबल पे, हाँ u मैक्सिमम ही होगा। अगर एक बात देखो, अगर मान लो तुम्हारे अंदर अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम एक जगह स्टेबल नहीं रहोगे। अगर एक बार सोचो, अगर किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स जो होंगे अगर उनके पास अगर ज्यादा एनर्जी है तो वो एक जगह पे रहेंगे नहीं, और जब एक जगह पे नहीं रहेंगे तो वो कैसा होगा, अनस्टेबल ही होगा। अब क्लियर हुआ।